हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन, जैव विकास का। वो जो चैप्टर है वो आरबीएससी की एग्ज़ाम में 3 नंबर का चैप्टर है और 3 नंबर में उसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एक एमसीक्यू आएगा और एक 1.5 नंबर का लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाने वाला है। इस चैप्टर की खास बात क्या है? इस चैप्टर की खास बात ये होती है कि इसमें ज़्यादा थ्योरी है और हम ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कितना पढ़े कितना छोड़े, लेकिन बोर्ड की एग्ज़ाम कुछ फिक्स टॉपिक को ही टारगेट में रखती है जो बड़े सिंपल होते हैं। हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू के माध्यम से अपन बड़े वाले क्वेश्चनों को भी कवर करने जा रहे हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना एक, जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से हुआ है, यह किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अपना रिक्त स्थान में भी जा सकता है और अतिलघुरात्मक क्वेश्चन में भी जा सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी जा सकता है। तो जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से हुआ है, ये किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चार्ल्स डार्विन है, लेमार्क है, ओपेरिन एवं हाल्डेन है और लुई पाश्चर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्ल्स डार्विन साहब की। चार्ल्स डार्विन ने इस चैप्टर में कौन सी बातें की है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है। तो ऊपर क्वेश्चन होता है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो हम आंसर करते चार्ल्स डार्विन। लेमार्क ने क्या किया है? लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया है। दूसरा, इन्होंने अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता, अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत दिया है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? लेमार्क है। अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट कौन है? लेमार्क है। उसके बाद में ओपेरिन एवं हाल्डेन, ओपेरिन एवं हाल्डेन साहब ने ये बोला है कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से हुआ है। ये बात किसने बोली है? ओपेरिन और हाल्डेन साहब ने। उसके बाद में है लुई पाश्चर। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने स्वतः जननवाद को, स्वतः जननवाद का विखंडन किया है। स्वतः जनन सिद्धांत है एक, उस सिद्धांत को गलत साबित किया है किसने? लुई पाश्चर साहब ने। तो अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? ओपेरिन एवं हाल्डेन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्न में से असत्य कथन का चयन करो। अब ऐसे क्वेश्चन अपने बोर्ड की एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं कि कौन सा सत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है। हमने इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि इनमें से एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, कोई अतिलघुरात्मक डेफिनेशन का क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन वो बार बार में रिपीट कर रही है, वो अपने क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करो, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। कोई एक स्टेटमेंट अपने को ऐसा मिलेगा जो कि हमारा गलत होगा और वो जो गलत होगा उसको हम सही कर लेंगे। जैसे अपन सही करेंगे तो हमारे पास में 4 इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस चैप्टर में से जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एक समष्टि की अलील आवृत्ति में केवल संयोग वंश यादृच्छिक परिवर्तन होता है तो इसे आनुवंशिक अपवाह कहते हैं। आनुवंशिक अपवाह कह दो, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल दो, आनुवंशिक विचलन बोल दो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जब विभिन्न वंशवर्तों की 2 स्पीशीज
अनुकूलनों के कारण एक दूसरे के समान दिखने लगती है, तब इस परिघटना को हम अभिसारी विकास कहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का उद्विकास होता है तो इसे अनुकूली विकिरण या अपसारी जैव विकास कहा जाता है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है साल्टेशन का अर्थ विशाल उत्परिवर्तन का छोटा कदम होता है। तो ये चार स्टेटमेंट है जिनमें से अपने को इनकरेक्ट वाला है या असत्य कथन है उसका चयन करना है। पहला जो स्टेटमेंट हमने बोला है एक समष्टि की अलील आवृत्ति में केवल संयोग वंश यादृच्छिक परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक अपवाह बोलते हैं। अब बोर्ड एग्जाम 1 नंबर के लिए, 1.5 नंबर के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में ये बार बार में क्वेश्चन पूछती है कि आनुवांशिक अपवाह क्या होता है। तो उसकी करेक्ट डेफिनेशन अपने को मिल रही है, एक समष्टि की अलील आवृत्ति में केवल संयोग वंश यादृच्छिक परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है, आनुवांशिक अपवाह कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। दूसरा, जब विभिन्न वंशवर्तों की दो स्पीशीज अनुकूलनों के कारण एक दूसरे के समान दिखने लगती है तब इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी विकास बोलते हैं। तो ये अभिसारी विकास के लिए करेक्ट डेफिनेशन जा रही है। एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का उद्विकास होता है तो इसे अनुकूली विकिरण या फिर अपसारी जैव विकास कहा जाता है। ये डेफिनेशन भी अपनी करेक्ट जा रही है अनुकूली विकिरण की। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है साल्टेशन का अर्थ विशाल उत्परिवर्तन का छोटा कदम होता है, जबकि साल्टेशन का अर्थ ये होता है विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम। साल्टेशन का अर्थ विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम होता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो स्टेटमेंट था वो पहले अपना गलत स्टेटमेंट था लेकिन हमने इसको करेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें भी अपने को असत्य कथन का चयन करना है जिसमें अपने को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे ऐसे अंग जो संरचना व उत्पत्ति में समान तथा कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे डेफिनेशन अलग से पूछे कि समजात अंग को परिभाषित करो या समजातता को परिभाषित करो या होमोलॉजी को परिभाषित करो, तो दूसरा स्टेटमेंट ऐसे अंग जो संरचना व उत्पत्ति में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं समरूप अंग कहलाते हैं। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार एक जीव संख्या में अलील या युग्म विकल्पी की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी असमान बनी रहती है जिसे आनुवंशिक संतुलन कहा जाता है। डार्विन की दो मुख्य संकल्पनाएं साखनी अवरोहण व प्राकृतिक वर्ण है। तो ये चार स्टेटमेंट है जिनमें से गलत बात कहाँ पे बोली गई है। जैसे पहला स्टेटमेंट अपन देखें कि ऐसे अंग जो संरचना व उत्पत्ति में समान तथा कार्य में भिन्न होते हैं तो हम ऐसे ऑर्गन या ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। तो ये समजात अंग के लिए करेक्ट डेफिनेशन है अपनी। दूसरा, ऐसे अंग जो संरचना व उत्पत्ति में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं समरूप अंग कहलाते हैं। ये एनालोगस ऑर्गन के लिए करेक्ट जा रहा है। इसको हम समरूप भी बोल सकते हैं, इसको हम समवर्ती भी बोल सकते हैं, इसको हम तुल्य रूपी भी बोल सकते हैं और इसको हम अनुरूपी भी बोल सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इंग्लिश में इसको एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। बाकी हिंदी में एग्जाम में बार बार में कई बार तुल्य रूपी बोल दिया जाता है, कई बार इसको अनुरूपी बोल दिया जाता है, कई बार समरूप बोल दिया जाता है, कई बार एनालॉगी बोल दिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार एक जीव संख्या में अलील या युग्म विकल्पी की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी असमान रहती है। तो असमान नहीं रहती है, इनके अकॉर्डिंग तो समान बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है, कांस्टेंट रहती है या स्टेबल रहती है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हुआ है। लेकिन यहां पे जैसे स्थिर बोल देंगे, समान बोल देंगे, तो ये आनुवंशिक संतुलन की करेक्ट डेफिनेशन जा रही है हार्डी-वेनबर्ग के अकॉर्डिंग। डार्विन की दो मुख्य संकल्पनाएं, एक तो साखनी अवरोहण है और दूसरा प्राकृतिक वर्ण है। तो ये स्टेटमेंट अपना सही जा रहा है। अब ये चारों स्टेटमेंट अपने सही होगी, जो अलग अलग बड़े क्वेश्चन भी बना सकता है, छोटे क्वेश्चन भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हार्डी-वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है इनमें से। हार्डी-वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाला घटक जीन प्रवाह है या जीन पलायन, आनुवंशिक विचलन व उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण व पुनर्संयोग और उपरोक्त सभी। तो 1.5 नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्डी-वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कोई 2 घटक, कोई 3 घटक, कोई 4 घटकों के नाम बताइए। तो यहाँ पे अपने पास में जैसे जीन प्रवाह है, जीन पलायन ये प्रभावित करता है, आनुवंशिक विचलन ये भी प्रभावित करता है, उत्परिवर्तन बिल्कुल करता है,
प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन ये भी करता है और पुनर्संयोग ये भी करता है। तो यहाँ पे अपने पास में 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्न में से तुल्य रूपी अंगों का उदाहरण कौन सा है। तो अभी अभी अपन ने देखा था तुल्य रूपी अंग, समवर्ती अंग, समरूप अंग, एनालोगस ऑर्गन। तो कीटों व पक्षियों के पंख, ऑक्टोपस व स्तनधारियों की आंखें, पेंगुइन व डॉल्फिन के फ्लिपर्स और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे तुल्य रूपी, समरूप और समवर्ती अंगों के उदाहरण दे रखे हैं। तो कीटों व पक्षियों के पंख ये समवर्ती अंग का एग्जाम्पल है। ऑक्टोपस व स्तनधारियों की आंखें ये भी समवर्ती अंगों का है। पेंगुइन व डॉल्फिन के फ्लिपर्स ये भी समवर्ती अंगों का एग्जाम्पल है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से अपने को ये भी हेल्प मिल जाएगी कि समवर्ती अंगों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे 3 उदाहरण है, इसका अपन अलग से दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फिर से अपना वही है असत्य कथन वाला, जिसमें अपने को 4 नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। डार्विन की फिंच अनुकूली विकिरण का सर्वोत्तम उदाहरण होता है। कीटों में डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता का विकास दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण होता है। यहाँ पे दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण होता है। मिसोजोइक महाकल्प को रेप्टाइल्स या सरीसृपों का स्वर्णिम काल कहते हैं। होमो हेबिलस मानव की दिमागी क्षमता जीवित आधुनिक मानव के समान है। तो ये 4 स्टेटमेंट है अपने जो अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो डार्विन की फिंचे अनुकूली विकिरण का सर्वोत्तम उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है ये। तो कीटों में डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता का विकास दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण को व्यक्त करता है, बिल्कुल सही बात है ये। मिसोजोइक महाकल्प को रेप्टाइल्स और सरीसृपों का स्वर्णिम काल कहते हैं, ये भी सही बात है। अब ये सही बात है तो लास्ट स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ कर रखी है, होमो हेबिलस मानव की दिमागी क्षमता। अब होमो हेबिलस मानव की जो दिमागी क्षमता होती है वो कितनी होती है, 650 से 800 सीसी। और जीवित आधुनिक मानव के समान, मतलब हमारे समान बात कर रहा है। तो जीवित आधुनिक मानव की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो 1350 सीसी की होती है। तो ये और ये इसमें तो फर्क नजर आ रहा है अपने को अच्छे खासे तरीके से। तो इनके समान ये नहीं होती है। यहाँ पे यदि निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता होती तो वो आधुनिक मानव के लगभग समान होती है, क्योंकि निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता होती है वो कितनी होती है, 1400 से 1600 सीसी के बीच की होती है। और 1400 से 1600 सीसी मतलब 1350 के आसपास है, तो वो समान हो सकती है। लेकिन होमो हेबिलस वाली आधुनिक मानव के समान नहीं होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वही है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है अपने को। मिलर के प्रयोग में O2 अनुपस्थित थी। जिस टाइम पे जीवन की उत्पत्ति थी उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी और मिलर ने वही एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिखाया है। तो मिलर के प्रयोग में O2 अनुपस्थित थी, ये बात तो है सही। मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे CH4, H2, NH3 अमोनिया और वाटर वेपर जलवाष्प का मिश्रण कर अमीनो अम्ल उत्पन्न किए, बिल्कुल सही बात है। यही टेम्परेचर था और यही इनकी गैस थी। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिलर ने अपने प्रयोग की समाप्ति पर फ्लास्क में ग्लाइसिन व एलेनिन अमीनो अम्ल का मिश्रण प्राप्त किया है। ये बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स के लिए परफेक्ट क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी की लाइन से है। मिलर ने अपने प्रयोग की समाप्ति पर फ्लास्क में ग्लाइसिन व एलेनिन अमीनो अम्ल का मिश्रण प्राप्त किया। तो ये भी मिलर के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बात सही है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है होमो सेपियंस का विकास यूरोप महाद्वीप में हुआ है, जबकि होमो सेपियंस का विकास कहाँ पे हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। तो ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन जाए तो अपने लिए काम का है। तो 4 इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने को मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये भी असत्य कथन वाला है, इसमें भी 4 अपने को नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ड्रायोफिथिकस वन मानुस एप जैसे थे, जबकि रामाफिथिकस, ये रामाफिथिकस मनुष्यों से अधिक समानता रखते थे। यदि क्वेश्चन अपने से ये पूछ ले कि ड्रायोफिथिकस और रामाफिथिकस मानव में कोई एक अंतर बताओ, तो हम ऐसे अंतर बता सकते हैं कि ड्रायोफिथिकस वन मानुस ऐप जैसे थे और रामाफिथिकस मनुष्यों से अधिक समानता रखते थे। और ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट
ड्रायोफिथिकस तथा रामाफिथिकस नर वानरों के शरीर पर सघन बाल थे तथा दोनों ही गोरिल्ला व चिंपैंजी जैसे चलते थे। अब क्वेश्चन अपने को ये पूछ लिया जाए कि ड्रायोफिथिकस व रामाफिथिकस में कोई दो समानता बताओ, तो ये वाली दो समानता है और ये बिल्कुल करेक्ट जा रही है। निएंडरथल मानव ने अपने शरीर की रक्षा हेतु खालों का उपयोग करना तथा मृतकों को भूमि के अंदर गाड़ना प्रारंभ किया। बिल्कुल सही बात है, निएंडरथल मानव ने ही ये काम किया है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। निएंडरथल मानव की मस्तिष्क क्षमता 900 सीसी थी। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ये निएंडरथल मानव की मस्तिष्क क्षमता 1400 से 1600 सीसी मानी जा रही है। 900 सीसी है, ये किसकी है? ये होमो इरेक्टस मानव की है। होमो इरेक्टस मानव की है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत था, जिसको अपन ने सही कर लिया है कि निएंडरथल की क्या जाएगी? 1400 से 1600 सीसी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे मानव विकास अपन पढ़ते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, तो उसमें विकास का क्रम बार बार में पूछ लिया जाता है कि इनमें से 4 क्रम दे रखे अपने को, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है अपनी। जैसे पहले स्टेटमेंट में दे रहा है होमो सेपियंस, उसके बाद में आया होमो इरेक्टस, उसके बाद में आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो होमो सेपियंस तो सबसे लास्ट में आया, जिसको सबसे पहले दे रखा है, तो ये सीक्वेंस तो नहीं बन सकती है। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में होमो हेबिलस, उसके बाद में होमो इरेक्टस, उसके बाद में सबसे लास्ट में है होमो सेपियन। तो ये अपनी करेक्ट सीक्वेंस जा रही है। बाकी को भी देख लेते हैं। पहले होमो हेबिलस आ गया, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर होमो इरेक्टस आया है, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले आना चाहिए। फिर निएंडरथल आया है, होमो इरेक्टस आया है और होमो सेपियंस आया है। तो निएंडरथल के बाद में होमो इरेक्टस नहीं आता है, पहले होमो इरेक्टस आता है, उसके बाद में निएंडरथल आता है और सबसे लास्ट में होमो सेपियंस आता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हेबिलस, फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस। ये ह्यूमन इवोल्यूशन की करेक्ट सीक्वेंस हो रही है, मानव विकास के सही क्रम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मानव विकास में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन, नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक चयन, अडेप्टेशन है, अनुकूलन। तो मानव विकास में सारे के सारे कारक ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्परिवर्तन भी होता है, प्राकृतिक चयन भी होता है, अडेप्टेशन भी होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, अवशेषीय अंग के एग्जाम्पल से पूछा गया है, जो अलग से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने को बहुत सारी। निम्न में से कौन सा अवशेषीय अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन है? तो अपेंडिक्स है, कॉक्सिक्स से पूंछ की हड्डी बोल सकते हैं, बुद्धि दांत है, और विजडम टीथ जिनको बोलते हैं, कान की मांसपेशियां हैं, या फिर सारे के सारे अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग का मतलब क्या होता है? जो शरीर में है लेकिन अभी क्रियात्मक नहीं होते हैं, उनको हम अवशेषीय अंग बोलते हैं। जैसे अपेंडिक्स है लेकिन ये काम नहीं कर रही है, पूंछ की हड्डी भी है, बुद्धि दांत भी कई बार निकलते हैं, कान की मांसपेशियां हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे अवशेषीय अंगों के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अनुरूप अंग किसे कहते हैं? अब अनुरूप अंग किसे कहते हैं, इसको हिंदी में अपन और भी नाम देखेंगे। अनुरूप अंग को हमने अभी भी देखा कि इनको हम तुल्य रूपी अंग भी बोलते हैं, तुल्य रूपी अंग। इनको हम समरूप अंग भी बोलते हैं, समरूप अंग, और इनको हम समवर्ती अंग भी बोलते हैं। और इंग्लिश में मैं बात करूं तो इसको हम एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। तो अब इसमें हम पहले से देख लेते हैं, साइड में देख लेते हैं कि एक तो है अपना समजात और एक है अपना समरूप। ये दो कंडीशन है अपने। समजात में क्या है? उत्पत्ति समान है, और इसमें क्या है? उत्पत्ति भिन्न है। समजात में कार्य भिन्न है और समरूप में कार्य समान है। तो हमें ये वाली बात है वो ऑप्शन में चेक करनी है। पहला कह रहा है समान उत्पत्ति भिन्न कार्य, तो समान उत्पत्ति भिन्न कार्य ये अनुरूप का नहीं है, ये समजात का है।
दूसरा बोल रहा है भिन्न उत्पत्ति समान कार्य। बिल्कुल सही बात है। ये किस पे जाएगी, अनुरूप अंग में या समरूप अंग में। समान कार्य समान रचना, भिन्न कार्य भिन्न रचना, ये दोनों अलग कंडीशन में जा रही है। पूरी प्रॉपर परिभाषाएं नहीं दे रही है कि भिन्न कार्य और भिन्न रचना है, समान ही कार्य और समान ही रचना है, ऐसा कोई सीन अपने सिलेबस में है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा अनुरूप अंगों के लिए, भिन्न उत्पत्ति व समान कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, डार्विन के सिद्धांत में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। डार्विन ने कौन से पॉइंट के ऊपर बात नहीं की है। तो डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, संघर्ष के बारे में बात की है। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, ये तो डार्विन साहब का फेवरेट है, इसके बारे में बात की है। और विभिन्नताओं की बात भी चार्ल्स डार्विन ने की है। अर्जित लक्षणों की वंशागति, ये बात चार्ल्स डार्विन ने नहीं की है। ये बात किसने की है, ये बात लेमार्क साहब ने की है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले साइंटिस्ट कौन है, लेमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें अपने को देखना है कि ये समजात अंग का है कि समरूप अंग का है। मानव और व्हेल के अग्रपाद किस प्रकार के अंग है। अनुरूप अंग है, अवशेषी अंग है, समजात अंग है या सहायक अंग होते हैं। तो अनुरूप तो नहीं होते क्योंकि तुल्य रूपी ऑर्गन के एग्जाम्पल नहीं होते हैं। मानव और व्हेल के अग्रपाद मतलब इनकी संरचना समान है लेकिन इनके फंक्शन अलग जा रहे हैं। अवशेषी अंग के एग्जाम्पल भी नहीं है, सहायक अंगों के एग्जाम्पल भी नहीं है। जिनकी संरचना सिमिलर जा रही हो, उत्पत्ति समान जा रही हो लेकिन काम इनके अलग अलग जा रहे हो, तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन या फिर समजात अंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और तितली के पंख है। अब पक्षी के पंख और तितली के पंख दोनों का काम कैसा होता है, उड़ने का होता है, लेकिन इनकी जो संरचना है, जो उत्पत्ति है, वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो कार्य समान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अनुरूप अंग। या तो अनुरूप अंग बोल दो या इनको आप तुल्य रूपी अंग बोल दो या समरूप अंग बोल दो या समवर्ती अंग बोल दो या एनालोगस ऑर्गन बोल दो। समजात अंगों के एग्जाम्पल नहीं होते, अवशेष अंगों के एग्जाम्पल नहीं है ये, और सक्रिय अंगों के एग्जाम्पल भी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अर्जित लक्षणों की वंशागति का खंडन किसने किया है। अब इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है लेमार्क, जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत का खंडन किसने किया है। तो देने वाले तो लेमार्क है लेकिन खंडन किसी और साइंटिस्ट ने किया है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो लेमार्क जी ने दिया है, ये क्या कहता है, लेमार्क ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लक्षण कायिक कोशिकाओं पे होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो लक्षण जनन कोशिकाओं में होते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और ये बात जो बोली है डार्विन ने नहीं बोली है, डी व्रीज ने नहीं बोली है, ये बात बोली है विजमेन ने। विजमेन ने क्या किया है, विजमेन ने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया है। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया है विजमेन नाम के साइंटिस्ट ने, और इन्होंने इस वंशागति के, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को गलत साबित करके दिखाया है। और ये साइंटिस्ट कौन है, विजमेन साहब है। उसके बाद में हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत किसके अभाव में लागू होता है। यादृच्छिक प्रजनन, बड़ी जनसंख्या, प्राकृतिक चयन और स्थिर जीन पूल। अब हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत किसके अभाव में लागू होता है, किसकी वजह से लागू होता है। तो रेंडम मेटिंग करवा देते हैं, तो ये तो हार्डी वाइनबर्ग चाह रहे हैं। बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए, ये भी हार्डी वाइनबर्ग चाह रहे हैं। स्थिर जीन पूल होना चाहिए, ये भी ये चाह रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन है, ये हार्डी वाइनबर्ग की साम्यता को प्रभावित करने वाला कारक है। तो प्राकृतिक चयन के अभाव में हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत लागू हो जाता है फिर, तो ये अपना करेक्ट आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज द पेयर का, और 2025 में इसी चैप्टर में से मेज द पेयर बना हुआ भी है, तो फिर से आ सकता है। निम्नलिखित मानव पूर्वजों को उनकी कपाल क्षमता से मिलाइए। सूची 1 में दे रखा है मानव पूर्वज, सूची 2 में दे रखा है कपाल क्षमता, और 4
मानव के बारे में बात कर रखी है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। ये मेज द पेयर में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना छोटे एमसीक्यू बना ले सिंगल तरीके से तो और भी अच्छी बात है। अब इसमें जैसे अपन बात करते हैं होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस की तो होती है 900 से 11 सीसी के बीच में। होमो हेबिलस की होती है 650 से 800 सीसी के बीच में। होमो सेपियंस की यहाँ पे है 1400 से 1600 सीसी, जबकि अप्रोक्सीमेट इनका होता है 1350 सीसी। ये जो 1400 से 1600 सीसी दे रखी है ये निएंडरथल की होती है, और इसके बराबरी किसकी होती है, होमो सेपियंस की होती है। फिर एक ही बची है 450 से 600 सीसी, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की है। और अच्छी बात ये है कि अपनी एनसीईआरटी में आपको जो ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि जो मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी ने वो स्पेशल होमो हैबिलस का कर रखा है और होमो इरेक्टस का कर रखा है, होमो इरेक्टस का कर रखा है। अब होमो हेबिलस की 650 से 800 सीसी है, ये याद रखनी है अपने को। होमो इरेक्टस की 900 सीसी है, ऐसा एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, तो इनके बारे में वो ज़्यादा पूछते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी अपना मेज द पेयर का क्वेश्चन है। एक साइड में तो दे रखा है अपना अंगों का युग्म और दूसरी साइड में इनके प्रकार है। मनुष्य का हाथ और बिल्ली का अग्रपाद, ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये समजात अंगों का एग्जाम्पल होता है, तो ये तो सही मैच कर रहा है। तितली का पंख, पक्षी का पंख, ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये समरूप अंग का होता है, ये भी सही जा रहा है। चमगादड़ का पंख और व्हेल का फ्लिपर, ये समजात अंग का एग्जाम्पल होता है। कीट का पंख और पक्षी का पंख, ये समरूप अंगों का एग्जाम्पल होता है, तो ये पूरा का पूरा मैच पड़ा है अपना पहले से ही। फिर लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, औद्योगिक मेलानिज्म किसका उदाहरण होता है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका एग्जाम्पल है, कृत्रिम चयन का है, अनुकूली विकिरण का है, प्राकृतिक चयन का है, या फिर उत्परिवर्तन का है। तो औद्योगिक मेलानिज्म ये चार्ल्स डार्विन साहब ने समझाया है इसको प्राकृतिक चयन के उदाहरण में लेकर के, कृत्रिम चयन का एग्जाम्पल नहीं होता है। अनुकूली विकिरण का जो एग्जाम्पल होता है वो अपन ने पहले से ही देख लिया है, डार्विन की फिंच, ये अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल होता है। उत्परिवर्तन की मैं बात करूं तो उत्परिवर्तन के बारे में एक साइंटिस्ट है अपना ह्यूगो डी वरेज। जहां कहीं भी जैसे उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, जहां कहीं भी म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की बात होती है तो उनके सामने अपना एक ही साइंटिस्ट आता है, ह्यूगो डी वरेज साहब। ये अपना इवोल्यूशन का कंप्लीट रिवीजन हुआ है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में भी जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो डायग्राम आते हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट हो सकती है, ड्रग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बड़े वाले डिजीज में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सामान्य रोगों में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा अपन कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।